करते हैं आज का सेशन स्टार्ट और आपसे डिस्कशन करेंगे बेहतरीन पॉइंट पे आज डिस्कशन। तो सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए। मादा जनन तंत्र बहुत आसान सा पार्ट होगा आज का हमारा और इसको हम डिटेल करने वाले हैं। मादा जनन तंत्र मैंने एनसीईआरटी के थोड़े से सीक्वेंस को आगे पीछे कर दिया था, तो अब हमारा पार्ट आ रहा है मादा जनन तंत्र। इंग्लिश में कहते हैं मेरे बच्चे इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, इनके ऊपर अच्छा सवाल आता है, सिस्टम पे अच्छा क्वेश्चन आता है। तो कितनी चीजें होती होंगी आखिर इस सिस्टम में, मादा जनन तंत्र में कितनी चीजें होती होंगी। सबसे पहले अगेन वही बात हो गया बेटा कि अंडाशय हमारे पास अंडाशय है, मादा के पास में अंडाशय है। दूसरा चीज होता है सहायक वाहिनियां या सहायक नलिकाएं, जिसे हम कहते हैं सहायक नलिकाएं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास, अच्छा आप मुझे बताइए सहायक नलिकाएं कौन सी नलिका से बनी होगी, मुलेरियन से कि आपके वुल्फियन से, किससे बना होगा, सहायक नलिकाएं किससे बनी होंगी। उसके बाद हमारे पास में आता है मेरे बच्चे सहायक ग्रंथियां। हमारे पास तीसरी चीज आती है सहायक ग्रंथियां, जिसमें हम बर्थोलिन के बारे में पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पे आता है फिर हमारे पास कुछ अंग और आएंगे, थोड़ा सा बहुत हम गर्भाशय के बारे में बात करेंगे। गर्भाशय के बाद सबसे अंत वाला भाग हो जाएगा जिसे हम कहेंगे बाह्य जननांग। तो कुछ चीजों को बहुत डिटेल में नहीं जानना होता, थोड़ा थोड़ा भी अगर हम उसे जान गए तो हम उसको जान गए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। मुलेरियन डक्स एग्जैक्टली वुल्फियन से मेल बनती है और मुलेरियन जो है वो फीमेल बनता है। बाह्य जननांग, इन विषयों पे हम बात करेंगे। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं और उन डायग्राम्स के ऊपर फिर हम डिटेल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, सही बात है, करवा देते हैं। चलो जनाब तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली कहानी। सबसे पहले पार्ट हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट की पहली कहानी। अब उसके उस तरफ भी वैसा ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे पोर्शंस को याद रखना, उसकी चीजें आपको याद रहनी ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करना। सो सबसे पहले हमारे पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अंडाशय क्षेत्र और इन विषयों के बारे में हम बात करेंगे एक करके कि कहां पे कौन सी चीजें हैं और किसके ऊपर अपन डिस्कशन कर सकते हैं, किन किन चीजों पे हमें बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, अपलोड कराने की बात कर दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहला पोर्शन हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है अंडाशय। और अंडाशय जो है वो उदर गुहा से और ये ऊपर की जो नलिका है उससे जुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं सबसे पहले अंडाशय। और अंडाशय के ऊपर ये जो भाग है इसे हम कहते हैं बॉस अंड नलिका, अंडवाहिनी नाम है इसका। और अंडवाहिनी को हिंदी में हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इन दोनों को जोड़ने वाली यहां पर एक विशेष प्रकार के लिगामेंट्स होते हैं। क्या आप लोगों को लिगामेंट का मतलब पता है? लिगामेंट वो होता है जो जोड़ के रखता है दो पेशियों को, लिगामेंट्स। अब लिगामेंट जो होता है उसका एक नाम है, स्पेशल नाम, लिगामेंट इसका नाम है, जिसे हम कहते हैं मीजोवेरियम, ठीक है, मीजोवेरियम। ये बात याद रखना, यह अंडाशय को किससे जोड़ती है बेटा? यह अंडाशय को उदर गुहा से किससे जोड़ी है? उदर गुहा से किसको जोड़ती है? उदर गुहा से एवं अंडवाहिनी से जोड़ती है, अंडवाहिनी से जोड़ती
तो पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि अंडाशय किससे जुड़ा होता है भैया यहां पर, तो याद रखना इनके बीच में लिगामेंट्स होते हैं और ये लिगामेंट पूरे भाग को अंडाशय को ऊपर जाकर जोड़ने का काम करती है, मीजोवेरियम कहते हैं, ये यहां पर पाया जाता है। बहुत सुंदर बात हो गई। अब आ गया हमारे पास अंडाशय। अंडाशय के जस्ट अगले पार्ट को जो ये दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे भाई, ये वाला भाग जो है इसे हम कहते हैं इंग्लिश में झालर, हिंदी में कहते हैं झालर और इंग्लिश में कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं इसे, फिम्बरी। अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है, इसके बाद में होता है झालर वाला भाग। ठीक, अब दूसरा पार्ट हमारे पास एक ये भाग है जिसे अपन कहते हैं, ये नाम यहां पर रख लेना, ये दूसरा नाम है, इसे अपन कहते हैं कीप। कीप का मतलब इनफंडिबुलम। पहले सुन लो मेरी बात, फिर मैं तुम्हारे जवाब देता हूं, ठीक है। इनफंडिबुलम, ठीक है भाई। इसके बाद ये बड़ा सा संरचना जो तीसरे नंबर का दिखेगा, इसे हम कहते हैं तुम्बिका। क्या कहते हैं इसे, तुम्बिका। आसान चीजें हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर दोगे तो हमारा एक फॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगा कि हमने इसे कंप्लीट कर दिया। और फिर हमारे पास ये जो संरचना है, ये चौथे नंबर की संरचना, और इस चौथे नंबर की संरचना का नाम होता है इस्थमस, और इस्थमस को कहते हैं संकीर्ण पथ। क्या कहते हैं बेटा इसे, संकीर्ण पथ। और इन चारों भागों को मिलाकर ये पहला झालर, दूसरा कीप, तीसरा तुम्बिका, चौथा इस्थमस, इन चारों को मिलाकर एक साथ कहा जाता है अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं फैलोपियन डक्ट। क्लियर, पहला जरूरी पार्ट, एकदम सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। इतना ही पार्ट आपको पढ़ना है, इनको कहानी क्लियर है, बहुत सिंपल है बेटा। अंडवाहिनी के चार भाग हैं, झालर, कीप, तुम्बिका, संकीर्ण पथ। इनके अभी कार्यों को हम जान लेंगे। ये है अंडवाहिनी जिसे हम फैलोपियन डक्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया। फिर हम पहुंच गए एक भाग में, ये गुहा है हमारे पास, और इस गुहा को जब हम पढ़ते हैं तो इस गुहा के अंदर एक विशेष भाग होगा हमारे पास। इस गुहा का नाम होता है गर्भाशय। इसे हम कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय की भी तीन परत है। एक सबसे बाहर वाली परत है जिसका नाम है परिगर्भाशय, मतलब पेरीमेट्रियम। उसके अंदर की एक परत होगी जो बीच वाली होगी, उसका नाम होता है मायोमेट्रियम, मतलब पेशी गर्भाशय। क्या कहेंगे बेटा उसे, पेशी गर्भाशय। और तीसरी परत ये जो रेड रेड वाला है उसका नाम होता है अंतःगर्भाशय, यानी हम इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। सबके कार्य पढ़ाए जाएंगे और सबकी बातें बताई जाएंगी, तीनों को मिलाकर हम कहते हैं गर्भाशय। तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, गर्भाशय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इनमें कुछ बातें और बची। ये जो भाग होता है इसे हम कहते हैं भैया ग्रीवा। ये भाग है ग्रीवा, ठीक है, ये भाग है ग्रीवा। अब इस ग्रीवा के आगे यहां पर एक बात याद रखना, जैसे ये पोर्शन बना होता है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, एक मिनट रुको मैं बताता हूं। ये जो भाग है हमारे पास में ग्रीवा कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा, है ना। ये पोर्शन जो हमारे पास में है ये भाग है, जैसे मान लेते हैं ये यहां से यहां तक का पूरा भाग बना हुआ है, ठीक है, ये यहां से यहां तक का पूरा भाग बना हुआ है। तो इस जगह को जो बीचों बीच आपको दिख रही है इसका नाम है बच्चे ग्रीवा नाल। ग्रीवा नाल बहुत जरूरी संरचना है, बहुत काम आएगी। ग्रीवा नाल, इस क्षेत्र को, ये जो दिख रहा है, ये जो भाग आपका ये वाला है, इसे हम कहते हैं ग्रीवा। और इसके नीचे ये जो दिख रहा है
इसका नाम है योनि। तो इतने में से किसी ऐसे भाग से ऐसा बहुत बड़ा सवाल पूछना संभावना नहीं बनती है, पर चूंकि डायग्राम बनता है तो हम उसके बारे में यहां पर आप लोगों को पढ़ना पड़ सकता है कि एक बार आप इसे रीड कर लो, देख लो कि कहां पे क्या क्या है। सबके काम तो फिर अपन जानते ही हैं, पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो इसको यहां पर याद रखना, ये होता है सर्विक्स होता है और उसी तरीके से यहां पर बनता है, ठीक है। अंडाशय स्नायु, वही बेटा स्नायु, उनके पास में जो मीजोवेरियम होता है उसी को स्नायु कहते हैं और ये लिगामेंट्स की सहायता से जुड़ा हुआ है। जब भी हम किसी चीज को बोन से जोड़ते हैं ना तो उसे हम लिगामेंट्स का, मसल से मसल का अटैचमेंट जो वहां पर करवा के बोन के साथ में हम उसे लिगामेंट की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर पॉइंट आप लोगों को नहीं बेटा ब्लैक स्पम ये सारी चीजें एक अलग बात है, वो एबनॉर्मेलिटीज हैं, उनको हमको अभी जानने की जरूरत नहीं है, नहीं होता है जनरली। ब्लैक स्पम इज नॉट कोई वर्ड नहीं है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे अभी। तो ये है भैया हमारी पूरी कहानी, इनके ऊपर हमें बात करना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडाशय से, फिर हम नलिकाओं के बारे में बात करेंगे, फिर गर्भाशय के बारे में बात करेंगे, फिर बाकी चीजों के विषयों पे बात करेंगे और धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं सभी विषयों के बारे में। हाँ जी, तो यहां पर जब हम बोन्स को किसी तरफ से जोड़ा होता है तो वहां पर जोड़ देते हैं। यहां से अब देखो, सामने से देखोगे तो एक ही तरफ दोनों तरफ होगा, नो डाउट दोनों तरफ होगा, नो डाउट दोनों तरफ होगा भाई, एक तरफ क्यों होगा, ठीक है, दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ ही होगा, ठीक है। और दोनों तरफ, एक तरफ जैसे मैंने अंडवाहिनी को लिखा है तो क्या दोनों तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोर्शन से और सबसे पहला पोर्शन हम पढ़ा देते हैं आपको। सबसे पहला अंडवाहिनी और उसको डिटेल कर देते हैं भैया। एक बार अंडवाहिनी हमारी क्लियर हो गई ना बंधु तो हम सारी चीजों के बारे में वैसे ही पढ़ लेते हैं, हमें वैसे ही सारी चीजें डिटेल में हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहला पार्ट आता है, पहले नलिकाओं को खत्म कर देते हैं तो हमारी आधी कहानी वैसी खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले अंडाशय को पढ़ लेना मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक रहेगा। अंडाशय, शुरुआत करें अंडाशय को। थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक चीजें भी पढ़ाऊंगा, जो डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पर अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं वही पाठ। हाँ जी, अंडवाहिनी को ही डिंब वाहिनी कहते हैं, हाँ उसमें कोई शक नहीं। टेडपोल लार्वा स्टेज है बेटा, टेडपोल स्टेज का नाम है जो चूहों में है, उसमें फ्रॉग में होता है। अंडाशय, ओवरी, क्या बोला जाएगा इसमें, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग, समझते रहना बंधु, प्राथमिक लैंगिक अंग है ये, और ये कुछ बढ़िया से करता है, कुछ बढ़िया सी संरचनाएं इनके पास होती हैं। आइए उन संरचनाओं के विषय पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, फिर थ्योरी हम उसको समझेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये एक अंडाशय का आवरण है, ये एक अंडाशय का आवरण है। जानते हैं सब लोग आलमंड शेप का जनरली हमारा अंडाशय होता है और उसी के हिसाब से हम अंडाशय बनाते भी हैं, ठीक है। ये अंडाशय ऐसा ऐसा बना हुआ रहता है, यहां से धमनी, शिरा वगैरह 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 सब बीच में अंदर जाती हैं और यहां से एंटर करती है धमनी, ये धमनी जाएगी और यहीं से एंटर करता है किसी का शिरा, ये हम बाद में बना लेंगे। अब शुरुआत करते हैं इनके बारे में जानने की, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर सब। हाँ बनाना पड़ेगा ना भाई, क्या है इसको बनाना तो पड़ेगा ही। तो सबसे बाहर की तरफ जो चीज आपको दिख रही है उसका नाम होता है बेटा जननिक उपकला। क्या बोला मैंने उसे, जननिक उपकला। सबसे बाहर आपको दिखाई दे रही है जननिक उपकला, जिसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल, ये पहला भाग हो गया जननिक उपकला। आपसे पूछा जाए कि अंडाशय बाहर से, ठीक है, किसके पास से यहां पर कवर्ड होता है, तो जर्मिनल एपिथेलियल कहते हैं उसको, जर्मिनल एपिथेलियल कहते हैं, ठीक है। जननिक उपकला हम इसे कहते हैं, जननिक उपकला। तो आपसे कभी पूछा जाए कि अंडाशय किससे आवृत होता है तो आप बताना अंडाशय जो है वो जननिक उपकला से। पहला चीज किससे हो गया, जननिक उपकला, जिसका नाम है जर्मिनल
एपिथीलियल से आवृत होता है। तो ये पहली लाइन हो गई, इसके ऊपर नीट में एक बार क्वेश्चन ही पूछा गया है, इसलिए इसको बताया गया। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय को हम जनरली दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। ये बाहर की तरफ वाला जो भाग होता है इसे अपन कहते हैं कॉर्टेक्स, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब होता है भाई परिधीय भाग, कॉर्टेक्स का मतलब होता है परिधीय भाग, बाहर की तरफ वाला भाग, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाला की हिंदी में कॉर्टेक्स ही कई जगह लिखा जाता है, तो कॉर्टेक्स का मतलब ये हो गया भाई जो बाहर की तरफ में है। ठीक है, बाह्यांश कहते हैं। और ये वाला भाग होता है जिसे हम कहते हैं मेड्यूला, और मेडुला का मतलब होता है मध्यांश। तो अगर आप बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे, ठीक है, यहां पर याद रखना इनके पास में, और दूसरे का नाम है मेडुला, दो भाग हमारे पास में है। जब अपन कॉर्टेक्स को पढ़ते हैं, जब हम कॉर्टेक्स को पढ़ते हैं तो कहा यह जाता है कि इधर क्या होती है बेटा, यहां कोशिकाएं बनती है, यहां कोशिकाएं होती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अंडाशय के अंदर कोशिकाएं, प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका, ग्राफी पुटिका, द्वितीयक अंडक, ग्राफियन कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारे के सारे जो भाग हैं वो कॉर्टेक्स में होते हैं। मध्यांश में यहां स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा का मतलब होता है भैया पीठिका, पीठिका पाया जाता है। तो कहां पर होता है, दो चीजें, बहुत सिंपल बताना भैया, 3-4 बार डायग्राम बनाएंगे हम इसका। ठीक है, 3-4 बार डायग्राम हम बताएंगे। एगुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, एगुलेशन का मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, एगुलेशन वो एक अलग चीज है, उसको छोड़ो ना। अभी यहां पे कहा एगुलेशन आ गया, आ जाओ भाई यहां पे। तो कॉर्टेक्स जो है वो दो भाग है हमारे पास भैया, बाहर की तरफ में उपकला, बाहर की तरफ में उपकला, ठीक है, जैसे अपन एपिथेलियल, कई जगह से एंडोथेलियल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ की उपकला है, इसलिए उस पे कंफ्यूज मत होना। जब मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा ना टिश्यू वाला चैप्टर, ऊतक वाला, तब मैं बता दूंगा कि कब इसका नाम मेसोथेलियम पड़ता है, कब इनका नाम एपिथेलियम पड़ता है, कब इनका नाम एंडोथेलियम पड़ता है, वो फिर मैं समझा दूंगा, उसका कोई शक नहीं है। बस याद रखना उपकला। अब यहां पर ये तीनों बातों को, पीठिका जब मैं वो भी पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट याद होगा आपको, तो भी बताया था मैंने, पीठिका सेम टू सेम, वैसे वैसे वैसे, हाँ जी वही वही वही, इनके पास भी होता है। अब एक बात थोड़ी सी याद सी करानी पड़ेगी आपको, सुनते बस रहना थोड़ा सा, ठीक है, कि बॉस मान लो हमारे पास, फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं। अब तुम्हें कॉर्टेक्स और मेडुला तो समझ में आ गया। कॉर्टेक्स के पास में कोशिकाएं होती हैं, और उन कोशिकाओं को हमें बताना है कि भैया कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो एक लाइन लिखना यहां पर कि अंडाशय के, ये थोड़ा सा थ्योरी जो काम की चीज है वो बताता हूं मैं। अंडाशय के कॉर्टेक्स में, अंडाशय के कॉर्टेक्स में कोशिकाओं में लगातार परिवर्तन होता है, कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, कोशिकाएं लगातार बदलती जाती हैं, जो मासिक चक्र का निर्माण करते हैं, मासिक चक्र का निर्माण करते हैं। तो अब ये क्या चीज है भैया, धैर्य रखना, अभी मुंह मत फाड़ देना फटाफट, है ना, कि ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि बॉस उनके अंदर पदार्थ हैं, चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो जाके क्लोरोप्लास्ट और उन सब चीजों को पढ़ो, अभी जो पढ़ा रहा हूं उनको ध्यान से थोड़ा सा सुनने का है, ठीक है। अच्छा बैगन सा दिख रहा है, तो हाँ मान लो बैगन नुमा ही होता है, परिवर्तन होता है, जो मासिक चक्र का निर्माण होता है, ठीक है।
हाँ जी, तो इनके हिसाब से याद रखना, इनको पढ़ना है। कॉर्टेक्स में जो है कोशिकाओं में परिवर्तन होता है जो मासिक चक्र में यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का निर्माण करता है। आइए मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। सारे बच्चे थोड़ा सा धैर्य रखना और धैर्य के साथ अब लिखो तो समझ में आ जाएगा। बैगन लग रहा है, रुको यार, ये गजब है, तुम लोगों ने बेइज्जती कर दी इसकी, बताओ है, अंडाशय को बैगन बोल दिया तुम लोगों ने, बहुत गलत किया लेकिन तुम लोगों ने। अब कैसा लग रहा है? अब अंडाशय पूछता है तुमसे, अंडाशय कैसा लग रहा हूं मैं, कैसा लग रहा हूं मैं? सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, ज्यादा सुंदर बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो मान लो, अभी मानना है, ज्यादा जरूरी मत करना इसको, है ना, अब इसको मानना है, थोड़ा सा सपोर्ट तुम्हारा चाहिए कि ये मान लो एक अंडाशय है जो फीमेल का 12 साल की, मान लो एक लड़की है, उसका एक अंडाशय है। अंडाशय के अंदर लगातार परिवर्तन होता है और आइए उस परिवर्तन को एक एक करके समझते हैं और उनका नाम क्यों पड़ा, बस अभी इतना याद रखना। अब बॉस यहां पर एक कोशिका है जिसके बाहर एक परत लग गई है और यहां पर एक कोशिका है जिसमें अभी कोई परत नहीं। बस ज्यादा ध्यान मत लगाइयो, अभी ज्यादा गौर मत करना, बस इतना ध्यान रखना कि ये कोशिका है जो बहुत सारी चीज होती है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक अंडाणु। सिर्फ नाम देखो, अभी कुछ मत देखना उसके पहले का उसके बाद का, बस इतना देखना कि प्राथमिक अंडाणु है। 2 मिनट बाद मैं सारी चीजें समझा दूंगा, आप बस ध्यान से सुनना कि हमारे पास एक कोशिका है जिसका नाम है प्राथमिक अंडाणु। प्राथमिक अंडाणु के बाहर की तरफ एक लेयर बन गई बेटा, और उस लेयर का नाम था जोना ग्रेन्युलोसा। याद कर लिए तो मजा है, और नहीं याद कर पाए तो कोई बात नहीं। इस परत का नाम है जोना ग्रेन्युलोसा, जिसे बाद में मैं लिखाऊंगा, और इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया अब प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल इसका नाम पड़ा। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? बस मुझे इतना सा बता दो कि बस एक बात अगर समझ में आ गई कि अंदर प्राथमिक अंडाणु था, ये कहां से बना समझ लेंगे ना जी। बाहर की तरफ एक आवरण आ गया जिसका नाम था जोना ग्रेन्युलोसा, मैंने उसका नाम रख दिया प्राथमिक पुटक। बहुत बढ़िया, अगली भाग में पहुंचते हैं। अभी भी अंदर की तरफ में प्राथमिक अंडाणु था ही, और बाहर की तरफ में प्राथमिक पुटक वाला जोना ग्रेन्युलोसा है ही, उसे हम समझेंगे बाद। और जोना ग्रेन्युलोसा के बाहर में एक और लेयर बना देते हैं जिसका नाम मान लो, अब की बारी मैंने इसे डॉट 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 बनाया है तो नाम रख दिया थीका। जिस बच्चे को याद रहेगा उसे इनाम दिया जाएगा उचित वाला। कल 15 अगस्त है, बूंदी का लड्डू खवाया जाएगा। बस इसे याद रख लेना। लिख नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ नाम पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ नाम पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। थीका, और थीका लेयर पड़ी तो अब इसका नाम है द्वितीयक पुटक। बाद में नाम पूछूंगा, अभी पढ़ाए बस जा रहा हूं। अब इसका नाम द्वितीयक पुटक पड़ गया। क्या नाम हो गया? द्वितीयक पुटक। बहुत बढ़िया। अब इनके पास में अभी भी प्राथमिक पुटक है, प्राथमिक पुटक है। बाहर की तरफ में अभी भी जोना ग्रेन्युलोसा है, पर थीका बदल गई। थीका बदल गई, थीका एक बन गई ऐसे गोल 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 गोल, और उसके बाहर एक और थीका आ गई। अब इनका नाम पड़ गया थीका की इंटरना और थीका का एक्सटर्ना। जैसे ही इसका नाम ये सब पड़ा, अब हम इसे कह देंगे तृतीयक पुटक। तीनों में कुछ अंतर है बाबू, उस अंतर को याद रखना है, यही तुम्हारा काम है। अब एक बात समझना, थोड़ा सा रटना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, तुम विद्यार्थी हो, सब कर सकते हो। अब इनके अंदर एक नया भाग दिख रहा है, लाल 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 लाल। कौन है जी ये लाल? ये लाल भाग दिख रहा है, एक ऐसा और ब्लू भाग दिख रहा होगा। अब इसका नाम है द्वितीयक पुटक, द्वितीयक अंडाणु। और द्वितीयक अंडाणु अपने बाहर ऐसा एक लेयर भी बना लेगी। अब एक बार फिर याद रखना, जोना ग्रेन्युलोसा,
जोना ग्रेन्युलोसा, उसके बाहर में थीका, थीका के बाहर में मतलब एक्सटर्ना और उसके बाहर में इंटरना। कोई अभी मत कह देना कि समझ नहीं आ रहा, मैं समझा रहा भी नहीं हूं, मैं सिर्फ डायग्राम का नाम बोल रहा हूं कि तुम्हें कुछ दिख रहा हो तो देखते रहना। और इसका नाम पड़ता है ग्राफी पुटक। कहो हाँ कि सर नाम तो याद हो रहा है ना, समझना मजना कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस अभी सुनने का है कि बॉस हमारे पास प्राथमिक अंडाणु है, प्राथमिक पुटक बना, उसके ऊपर कोई लेयर आ गई, फिर द्वितीयक पुटक बना, उसके ऊपर कोई लेयर आ गई, फिर तृतीयक पुटक बना, उसके ऊपर और कोई बन गया तो ग्राफी पुटक बन गया। अति उत्तम। और सबसे अंत में सब फूट गया जी, सब फूट गया। और फूटने के बाद यहां पर एक संरचना निकली, उस संरचना को हम कह देते हैं, ये जो निकला है उसका नाम है द्वितीयक, उसका नाम है द्वितीयक अंडाणु। नाम बस याद करना, अभी ज्यादा दिमाग ना चलाइयो, ठीक। और बाकी बचा हुआ जो भाग है ऐसे पीला पीला दिखाई देगा, इस पीला पीला भाग को हम कहते हैं पीत पिंडक। और अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो एक विद्यार्थी कह रहा है, बड़ा सुंदर लिखना, लो कोशिश करता हूं, कॉर्पस ल्यूटियम। थोड़ी देर बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम और छोटा हो जाएगा, और जब ये और छोटा हो जाएगा तो इसका नाम पड़ेगा कॉर्पस एल्बिकन्स। तो मैं ज्यादा उम्मीद कर ही नहीं रहा हूं तुम लोगों से, बस मैं इतना कह रहा हूं कि क्या तुम्हें इनके नाम याद हो गए? बस 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 इतना ही नाम मैं तुमसे पूछ रहा हूं। परत गया, सब गया कहीं ना कहीं, छोड़ो। बस ये बता दो मुझे कि प्राथमिक अंडाणु के ऊपर कोई परत बनी, मैं नाम बताऊंगा भी। ये है हमारा अंडाशय, और हमने अंडाशय के डायग्राम को याद किया है। अभी मैं दोबारा इस डायग्राम को बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ तुम्हें याद करने के लिए दिया था कि शायद कोई याद कर ले कि प्राथमिक अंडाणु था। ये कैसे बना वो भी समझेंगे बाद में। इसके ऊपर एक लेयर बनी जिसका नाम जोना ग्रेन्युलोसा था। प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, ग्राफी पुटक, फिर द्वितीयक अंडाणु बना, पीत पिंडक बना, कॉर्पस एल्बिकन्स बना। जब हम इन चीजों को, नहीं इसको हिंदी में यही कहते हैं भाई, उसका नाम ल्यूटियम है, ये सब लोग बनते हैं। ये सब चीज जब तुम अंडाणु जनन बनाओगे, जब तुम अंडाणु जनन करोगे, एंट्रम भी बताएंगे ना, कहीं एंट्रम दिख रहा है तुमको? ये खाली जगह दिख रहा है, इसी को एंट्रम कहते हैं। मैं उसका नाम बताता हूं ना, अभी किसी भी लेयर का नाम नहीं बताया हूं तो छोड़ दो उसको। इतनी बात क्लियर, पक्का समझ आई? इसको पहले से ही याद कर लेते हैं, क्योंकि जब लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फिर जब हम oogenesis के दौरान पढ़ते हैं ना तो बड़ा दिमाग खराब होता है कि यार ये अंडाणु और पुटिका में अंतर क्या है, ये अंडाणु और पुटिका में अंतर क्या है, दिमाग खराब होता है। इसलिए पहले से पढ़ लो तो कहानी खत्म हो जाती है, और बढ़िया से हम इसे याद भी कर लेते हैं। तो चलो बंधु, अब एक एक करके इनकी परत और उनके नाम और उनकी कहानियां सबके बारे में एक एक करके अब हम समझ लेते हैं। तो चलो बॉस, एक मिनट फटाफट स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं। तो पहली संरचना शुरुआत करते हैं। पहली संरचना प्राथमिक अंडाणु से बात करेंगे। प्राथमिक अंडाणु पहली संरचना है। आप इसके बारे में ये बताना कि प्राथमिक अंडाणु द्विगुणित होता है, बाहर की परत का कोई मोल नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये मान लेते हैं प्राथमिक अंडाणु है जो द्विगुणित है। कैसा जी? द्विगुणित होता है। बाहर की तरफ एक परत बनाया है, परत का नाम है जोना ग्रेन्युलोसा। अरे बताओगे कौन सी लेयर है? अपने मन से बना लेना कि ये है जोना ग्रेन्युलोसा। इसका डिटेल भी बाद में करेंगे, अभी सिर्फ नाम बताया जा रहा है आपको, है ना, जोना ग्रेन्युलोसा। और जैसे ही जोना ग्रेन्युलोसा नाम पड़ा, इसका नाम अब पड़ गया प्राथमिक पुटक। और प्राथमिक पुटक को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी
फॉलिकल। तो सारे बच्चे अब ये बस ध्यान रखना कि अभी हम थोड़ा सा चीजों को पढ़ने से पहले समझ रहे हैं, जस्ट लाइक सब्जी बनाने से पहले सब्जी के नाम क्या क्या हैं वो जान रहे हैं। तो प्राइमरी अंडाणु के बाहर की तरफ में ये कौन है, ये है हमारा प्राथमिक अंडाणु, प्राइमरी oocyte। उसके बाहर एक लेयर पड़ गई, नाम है जोना ग्रेन्युलोसा, प्राथमिक पुटक हमने उसका नाम रख दिया। तो आपको क्या अंतर समझ में आ रहा है? आज के बाद ये चीज आप याद रखना कि आज के बाद ये बात याद रखना चाहिए कि अंडाणु और पुटक में क्या अंतर है, तुमसे पूछा जाए तो अंडाणु के ऊपर लेयर लगाते जाओ, पुटक का नाम बदलता जाएगा, पुटक का नाम बदलता जाएगा। यही लॉजिक है, यही कहानी है, यही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे पहुंचते हैं, बहुत देर से इधर से उधर दूसरे नंबर पे पहुंचते हैं। दूसरे नंबर पे अभी भी अंदर एक कोशिका है जिसका नाम द्विगुणित कोशिका है। बाहर की तरफ अभी भी हमने लेयर बनाई है और उस लेयर के बाहर अब अपने मर्जी से एक और लेयर बना दीजिए जिसका नाम हमने रख दिया थीका, जिसका नाम हमने रख दिया थीका। तो जो ग्रीन ग्रीन भाग दिख रहा है इसका नाम क्या है, थीका, है ना। ब्लू वाली परत का नाम अब फिर से बताओ, याद ही कर लो, जोना ग्रेन्युलोसा। थोड़ा समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन अभी याद हो जाए कि जोना ग्रेन्युलोसा नाम है इसका। उसके अंदर कौन है, उसके अंदर है हमारे पास प्राथमिक अंडाणु। और अब इसका नाम क्या पड़ गया, अब इसका नाम पड़ गया बेटा द्वितीयक पुटक। ये नीट का प्रश्न रह चुका है कि पुटकों में कौन कौन सी लेयर होती है और कब किस पुटक का नाम क्यों पड़ता है। द्वितीयक पुटक, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल इसका नाम पड़ गया। तो दो तुम्हें याद हो गए, अब इसे तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थीका हो गया हमारे पास। अब तीसरे नंबर पे क्या पहुंचे जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास अंदर की तरफ एक लेयर है और उस लेयर के आगे हम लोगों को लेकर जाना है, उस लेयर के अंदर हम लोगों को लेकर जाना है। तो अब यहां पर क्या हुआ बॉस कि इसके बाद अंदर की तरफ में अब हमारे कहानी होगी, आगे की तरफ को लेकर जाएंगे। तो इन सब चीजों में जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो यहां पर बाहर की तरफ अभी भी, अच्छा अंदर की तरफ, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। अंदर की तरफ में क्या होता है, यहां द्वितीयक अंडाणु का, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं इसको, यहां द्वितीयक अंडाणु में, द्वितीयक अंडाणु में, सॉरी द्वितीयक पुटक में, द्वितीयक पुटक में, इस थ्योरी को यहीं पर लिख लेना, पुटक में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है। थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि तुम समसूत्री पढ़ चुके हो, शुक्राणुजनन पढ़ चुके हो, तो तुम्हें याद होगा। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होकर क्या निर्माण करता है, द्वितीयक अंडाणु। द्वितीयक अंडाणु सभी को पता है, प्राथमिक से द्वितीयक के बीच में वही निर्माण होता है, द्वितीयक अंडाणु का निर्माण होता है, उनके बीच में निर्माण हो जाता है, निर्माण होता है। अब जब ये निर्माण होता है तो यहां एंट्रम का निर्माण होता है, एंट्रम कहते हैं इसे, अंतर्गर्त कहते हैं, एंट्रम गुहा भी बनती है, एंट्रम गुहा भी बनती है। तो आपके पास अब तीसरा मौका है और तीसरे मौके में आपको क्या क्या रखना है। अब ये ध्यान रखना कि तीसरे मौके में मेरे पास एक नई चीज बन गई। जैसे बाहर की तरफ में यहां पर एक लेयर तो है ही जिसका नाम जोना ग्रेन्युलोसा था, सबको याद है। बाहर की तरफ थीका थी मेरे बच्चे, थीका अब दो भागों में बदल गई, थीका एक हो गई इंटरना और थीका के बाहर हो गई एक और लेयर जिसका नाम हमने रख दिया एक्सटर्ना। चलो सबके बारे में बताते हैं। सबसे बाहर कौन सी लेयर बताइए, ये परत कौन सी है बेटा, थीका है लेकिन एक्सटर्ना है, बाहर की तरफ में है।
एक्सटर्ना है, एक्सटर्ना है, बाहर की तरफ में एक्सटर्ना। अंदर की तरफ कौन परत है? अंदर की तरफ है बेटा थीका इंटरना। तो इंटरना किसमें बनती है? इंटरना बनती है आपकी परत अंदर की तरफ में। बाहर अभी भी उसके एक और लेयर है जिसका नाम है जोना ग्रेन्युलोसा, और जोना ग्रेन्युलोसा के अंदर एक और भाग बना है जिसे आप मान लो ये बन गया मेरे बच्चे द्वितीयक अंडाणु। विभाजन हो गया ना, तो आपको द्वितीयक अंडाणु दिखाई दे और एक खाली गुहा दिखाई दे जिसका नाम है एंट्रम, जिसका नाम है एंट्रम। तो जब ये सब कुछ आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि इसका नाम है तृतीयक पुटक। और तृतीयक पुटक का मतलब होता है टर्शियरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल के बाद सब परिपक्व होगा, सब परिपक्व होगा। प्राइमरी फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल। अरे वही चीज है बॉस। तो सबसे पहले इनके पास यहाँ पे जोना ग्रेन्युलोसा है, इतना बना हुआ है, इसी के बाहर थोड़ा सा और आगे बनता है, तो उसी को डेवलपिंग ग्रेन्युल्स कहेंगे, क्योंकि बॉस ये बन जाता है जन्म से पहले और ये बाद में बनता है। अभी सिर्फ नाम पढ़ा रहे हैं ना बॉस, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। यही चीज जब अपन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में पहुंचेंगे तो यहां पर बन गया। तो एंट्रम हो गया तृतीयक पुटक, ठीक है। तृतीयक पुटक टर्शरी ये बन गया यहां पर, ये एंट्रम, ये कहानी ये बन गई। और सबसे आखिरी में चौथे नंबर पे आता है बॉस कि अब हमारा जो तृतीयक पुटक है, तृतीयक पुटक परिपक्व होकर अंडोत्सर्ग के लिए तैयार होता है। तो जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाता है, फूटने वाला है, पका हुआ आम के लिए तैयार हो जाता है, फूटने वाला है, गिरने वाला है, तैयार हो जाता है, तो परिपक्व पुटक कहते हैं। और उसी परिपक्व पुटक का हमारा नाम क्या है? परिपक्व पुटक का हमारा नाम है बेटा, जिसे हम कहते हैं ग्राफी पुटक, जिसे हम कहते हैं ग्राफी पुटक। और ग्राफी पुटक का नाम होता है यहां पर ग्राफी पुटक, और ग्राफी पुटक जिसे हम कहते हैं वो है आपका ग्राफियन फॉलिकल। तो सारे बच्चे बस इतनी बात को ध्यान रख लो और फिर अंत में याद रखना है 5वें नंबर का पाठ कि ग्राफी पुटक अंडोत्सर्ग करेगा। अंडोत्सर्ग करके क्या बनाता है? अंडोत्सर्ग करेगा और अंडोत्सर्ग करके द्वितीयक अंडाणु को मुक्त करता है, द्वितीयक अंडाणु को मुक्त कर देता है। तो द्वितीयक अंडाणु जो है भैया आप चले गए बाहर। अभी एक बार और पढ़ाएंगे इसको अपन, लेकिन उससे पहले उनकी कहानी याद रहेगी तो बढ़िया हो जाता है। मुक्त करता है तथा खुद किस में बदल जाता है? तथा खुद पीत पिंडक में बदल गया, पीत पिंडक में बदल जाता है। तो सब लोग वही हैं, बस परतों का आवरण है और परतें बदल दी गई, अंडाशय बदलता गया। बस इतनी बात ध्यान पे रखना है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों की कहानियां है। प्राइमरी एग सेकेंडरी एग में कैसे चेंज हो जाता है ये बदलना है। विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हमने पढ़ा है, वो चीज जानते हैं। जैसे प्राथमिक अंडाणु, द्वितीयक अंडाणु ये लिखा है ना, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन द्वारा। इसको फिर बाद में डिटेल करेंगे कि कौन सा विभाजन है, कैसा विभाजन है, पर हल्का सा मैंने आपको अभी बता दिया। इसको अभी पढ़ाने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, हमारे पास में अभी पढ़ाने के पीछे सिर्फ एक रीजन है कि भैया आप उनका नाम याद कर लो, कैसे बना, क्या बना और विभाजन क्या हुआ, अंडोत्सर्ग कैसा बना और विभाजन क्या हुआ, अंडोत्सर्ग कैसे होता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ये तो हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, वो तो हम पढ़ेंगे आगे, वो तो चीज अलग है।
मैं अभी सिर्फ अंडाशय के संरचनाओं में हो रहे बदलाव की बात कर रहा हूं कि हर महीने अंडाशय जो है वो आगे बढ़ेगा। उन सब चीजों को, जैसे यहां पर हार्मोन कौन आया, कैसे आया, क्या आया, वो तो बड़ी प्रक्रियाएं हैं, 5-6 प्रक्रियाओं को एक साथ थोड़ी ना पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ नाम पढ़ा है और नाम आपको याद रखना है और धैर्य रखना है। थोड़ी देर में ये चीज आपको पूरी समझ में आएगी। फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कि देखो यार पूरा अगर अंडाशय देखेंगे ना तो दो चीजें दिखेंगी। एक बाहरी उपकला है, अंदर वाला भाग दो चीजों से बना हुआ है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। अब कॉर्टेक्स और मेडुला में आगे बढ़े, तो जब कॉर्टेक्स और मेडुला में आगे बढ़े तो प्राथमिक अंडाणु जो है वो उसने एक ऊपर अपने आवरण किसी कारण से बना लिया। बनाएंगे फिर कौन से हार्मोन की वजह से बनाया, प्राथमिक पुटक पड़ गया। प्राथमिक पुटक का नाम फिर बाद में एक और आवरण बनाया तो द्वितीयक पुटक पड़ गया। फिर द्वितीयक से तृतीयक बन गया, तृतीयक से ग्राफी बन गया, ग्राफी से फिर फूट गया। ये जो फूटा है इसी को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये जो फूटा है उसी को अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो फूटा तो क्या क्या निकला, एक द्वितीयक अंडाणु निकला, बाकी बचा हुआ भाग पीतपिंडक बन गया, पीतपिंडक के बाद कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया। ये कहानी से ये बनता है, ठीक है। इस तरीके से आगे कहानी बनती है। फिर आगे बढ़े भैया कि प्राथमिक अंडाणु बन तो गया, लेकिन इनका बना क्या है, तो आप याद रखना एक परत बनी, एक परत बनी है और उस परत का नाम है जोना ग्रेन्युलोसा। तो क्या नाम पड़ गया, प्राथमिक पुटक नाम पड़ गया। उसके बाहर एक और लेयर आ गई, ठीका, तो द्वितीयक पुटक नाम पड़ गया। अब उनके पास अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो प्राथमिक अंडाणु द्वितीयक अंडाणु में बदला। तुमसे पूछा जाएगा कि द्वितीयक अंडोत्सर्ग यानी फूटना, बंधु फूटना, समझेंगे ना अभी इसको आगे। तो फूटता है द्वितीयक अंडाणु और एंट्रम। तो द्वितीयक अंडाणु और एंट्रम किसकी खास बात है, तृतीयक पुटक। टर्शरी फॉलिकल की खास बात है जी, टर्शरी फॉलिकल की खास बात है। और सबसे अंत में जब ये परिपक्व होकर फूटने के लिए तैयार हो गया तो इस परिपक्व पुटक का नाम हम रख देते हैं ग्राफी पुटक। फिर ग्राफी पुटक फिर फूटता है, अंडोत्सर्ग करेगा और द्वितीयक अंडाणु को मुक्त करेगा और खुद पीतपिंडक बन जाता है। ये अंडाशय के महीने भर का कार्यक्रम है और इस महीने भर के कार्यक्रम में ये धीरे 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 बदलता रहता है। जो अभी पढ़ाया हूं इसको दो बारी और पढ़ेंगे, एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में और एक बार अंडाणु जनन में। तो टेंशन न करे, कोई ना टेंशन नहीं लेने का है, ये बार फिर से हम बताएंगे और आगे आप लोगों को पढ़ेंगे फिर इन सब चीजों के बारे में। हाँ जी, ये रेड और ये ब्लू लाइन जो है ये धमनियां है, सिरा है, ठीक है, ये धमनी सिरा है, धमनी होगी और शिरा होगा। यहीं से अंदर बाहर हार्मोन्स वगैरह सब जाते होंगे, नर्व्स जाती होंगी, सब कुछ जाता होगा। तो बढ़िया, ये कहानी हमारी हो गई और इसको अभी ज्यादा लंबा चौड़ा खींचना नहीं है, थोड़ी देर में फिर पढ़ेंगे ना बंधु। अब हमारे पास दूसरा चीज आ गया अंडवाहिनी। अब हमारे पास दूसरा चीज आ गया अंडवाहिनी, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ओविडक्ट और इसी को हम कहते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब। अब इस ट्यूब के बारे में थोड़ी सी तारीफ सुन लेते हैं, हल्का 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 हल्का। हाँ, वो जोना पेलोसिडा कोरोना रेडिएटा अंडाणु में पढ़ाऊंगा, द्वितीयक अंडाणु में, द्वितीयक अंडाणु में, वो द्वितीयक अंडाणु में पढ़ेंगे, उसको अपन कंप्लीट करेंगे ना जी। उसका भी लेयर है पर वो अभी बना नहीं है, डिटेल नहीं किए, तो उसकी लेयर जानने की अभी आवश्यकता नहीं है, उसको पढ़ेंगे फिर। सो अंडवाहिनी ओविडक्ट, ये तो सिर्फ अभी नाम याद करवाया जी, लेयर के नाम तो बस ऐसे ही पढ़ा दिया 2-3 बार आप लोगों को ताकि याद हो जाए, पहले से पढ़ लें तो और अच्छा बात है। अब आगे बात करेंगे। अब एक बच्चा धमनी सिरा का मतलब नहीं पता, रे अंग्रेजों, रक्त वाहिनियों का क्या नाम है जिससे ब्लड जाता है, ऐसे डॉक्टर बनोगे तुम लोग, धमनी सिरा नहीं पढ़ा है, ऐसे कैसे चलोगे जी, हैं? गजब आदमी हो यार तुम लोग, हैं? गुहा में कौन सा लिक्विड, वाह शाबाश, अंतरम गुहा के अंदर, ठीक है, कौन सा लिक्विड, पेट्रोल भरा होता है एंट्रम गुहा के अंदर। अभी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो विभाजन करेंगे, एंजाइम्स हैं, वो सब चीज होता है। कभी काम का पूछना सवाल ही है ही नहीं, कभी ऐसी अच्छी चीज पूछ दो तो कभी सवाल ही नहीं है। चलो तो आ जाओ बॉस, अंडवाहिनी में ओविडक्ट के बारे में पहली जरूरी संरचना जिसका नाम है फिम्बरी यानी झालर। झालर क्या ये दिवाली में जला सकते हैं सर, ऐसा पूछो सवाल इसका, पूछो क्या हम इसे दिवाली में जला सकते हैं सर? फिम्बरी झालर क्या है ये? यह
अंगुली नुमा प्रवर्ध है। अब एक बार फिर से सवाल पूछा, क्या इस अंगुली से खाना खा सकते हैं सर? अंगुली नुमा प्रवर्ध, अब प्रवर्ध का मतलब मत पूछ लेना, प्रवर्ध का मतलब ग्रोथ, उंगली जैसा दिखाई दिखता है, उंगली जैसा दिखाई देता है ये, तो जो उंगली जैसा दिखाई देगा अंगुली नुमा प्रवर्ध होगा, होता है, अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है। जो ये जो मेरे को बोला ना साफ साफ लेके, अगर मेरा तुम्हारा राइटिंग मेरे से अच्छा हुआ ना तो मैं दावा दे रहा हूं, अरे यार ध्यान से तो लिख रहा हूं अच्छा खासा, डॉक्टर बनोगे खुद घटिया डाइटिंग से लिखोगे, इतना सुंदर धीरे धीरे लिख रहा हूं मैं, थोड़ा समझ लिया करो। अंगुली नुमा प्रवर्ध पहली क्लास में पढ़ते हो क्या कि जैसा लिखूंगा वैसे होगा? बोल तो रहा हूं, लिखो उसको है। हाँ, क्या इस दिवाली में इसको जला सकते हैं? तुम जला लो, बिल्कुल जला लो। अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है जो क्या है भैया, यह अंडोत्सर्ग के पश्चात, अंडोत्सर्ग के पश्चात जब अंडोत्सर्ग हो जाएगा, तो अंडोत्सर्ग के पश्चात जब अंडोत्सर्ग हमारा होगा ना, तो द्वितीयक अंडाणु को, जो आपका द्वितीयक अंडाणु निकलता है, अरे निकलता है ना जी, द्वितीयक अंडाणु को अंडवाहिनी में लाता है। तो भैया इसका काम है, ये इस उंगली से पकड़ता है और अंडवाहिनी में लाने का काम करता है, लाता है। पहली बात दिमाग में छाप लो कि इस उंगली नुमा प्रवर्ध का, उंगली नुमा प्रवर्ध को अंदर लाने का काम करता है झालर। हमारा कहानी खत्म हो गई झालर की। दूसरे नंबर पे आते हैं, उसके बाद है हमारे पास कीप। उसके बाद हमारे पास क्या है? कीप। कीप का मतलब होता है भैया इन फंडिबुलम, ठीक है, इन फंडिबुलम। यह क्या है बॉस? यह जो अंडाणु होता है, द्वितीयक अंडाणु होता है, द्वितीयक अंडाणु को, द्वितीयक अंडाणु को एक बात पूछी जाएगी, द्वितीयक अंडाणु को कहां पहुंचाता है? एम्पुला में पहुंचाता है, यानी भैया तुम्बिका में पहुंचाता है, तुम्बिका में पहुंचाता है, तुम्बिका में पहुंचाता है। ठीक है भाई, बहुत सुंदर। अभी लिखते चलना, फिर मैं इसकी क्रिया कलाकारी बताता हूं मैं फिर, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी चीज आती है तुम्बिका। अब तुम्बिका का मतलब ये है कि बॉस यहां पर जो तुम्बिका है उसका नाम होता है एम्पुला। एम्पुला वो जगह होती है यहां द्वितीयक अंडाणु, यहीं पर हमारा जो द्वितीयक अंडाणु होता है, अंडाणु एवं स्पर्म का निषेचन होता है, एवं शुक्राणु का निषेचन होता है। तो आपसे पूछा जाए शुक्राणु का निषेचन होता है, तो भैया निषेचन कहां पर होता है? निषेचन होता है, निषेचन होता है सिर्फ और सिर्फ द्वितीयक अंडाणु वाली जगह पे जहां पर शुक्राणु है, नाम है एम्पुला। तो व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन साइट? एम्पुला पे, एम्पुला में भी, ठीक है। तो ये हो गई बात यहां पर। चौथे नंबर का भाग आता है संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ का नाम होता है इस्थमस। साथ में लिख लोगे ना तुम लोग तो बहुत समय बचेगा तुम्हारा। इस्थमस, यह क्या बोलते हैं, गर्भाशय में जाकर खुलता है। कहां पर खुलता है बेटा? गर्भाशय में खुलता है। गर्भाशय की जो गुहा होती है ना, वो गर्भाशय में खुलता है। तो ये कहानी यहां पर कंप्लीट हो गई। अब इनके ऊपर कुछ बढ़िया क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं एकदम इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि यहां पर, हाँ ये अच्छा सवाल पूछा, देगा कौन फेमरी को? बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। ये आदमी पूछा है सवाल, ये बाजू में अंडाशय था, इस अंडाशय से यहां पर गिरता है फूट के, और जब यहां से फट के निकलता है तो ये फेमरी को पकड़ता है यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर, ये यहां से जाता है, फिर ये यहां से होता हुआ इधर आगे की तरफ में जाता है। तो जब ये यहां पे आता है तो ये इसको पकड़ता है उंगली नुमा प्रवर्ध से ऐसे, और फिर आगे की तरफ में लेकर जाता है। अब सवाल बढ़िया, यहां पे दो तीन चीजें आपको सुनना है, दो तीन चीजें बहुत ध्यान सुनना है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। एक बात बताओ, अंडाशय के जो अंडाणु है उसको कोई अंग नहीं होता जिससे वो चल सके, तो वो आगे बढ़ता कैसे है? पहला जरूरी सवाल जो दूसरे टॉपिक में आपसे पूछा जाएगा।
दूसरी बात, तुम्बिका पे ही निषेचन क्यों होता है, बाकी जगह पर निषेचन क्यों नहीं हुआ? क्या कभी नहीं बदल सकता रहा होगा? क्या पहले नहीं हो सकता, बाहर नहीं हो सकता? तो इसके ऊपर सवाल आते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? फिर से एक बार डायग्राम बताता हूं ताकि आप लोग कहानी क्लियर हो जाए। तो यार देखो, हमने पढ़ा है कि ये अंडाशय है और अंडाशय के बाहर यहां पर हमने तुम्बिका बनाई हुई है। यहां पर हमने तुम्बिका, असल में ये तुम्बिका जो है ना उसके ऊपर में ऐसा 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 बनी हुई रहती है, ऐसा रहता है तुम्बिका। और उसके बाद ये भाग ऐसा कीप जैसा दिख ही रहा है और ये पाइप धीरे 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 पतली होती चली जाती है। गौर फरमाना डायग्राम पे, बहुत प्रैक्टिकली डायग्राम हमने बनाया है, तभी आप लोगों को यहां पर चीजें समझ में आएंगी। बहुत ध्यान समझना। ये है मेरे बच्चे अंडाशय, और अंडाशय से जब चीजें फूट के अंडाशय से निकलेंगी तो इन जगहों पर तुम्बिका की सहायता से उस अंड को यहां पर ले लिया जाएगा, द्वितीयक अंडाणु पे प्रवेश कर गया। अब वो आगे कैसे बढ़ रहा है? तो आगे बढ़ने के पीछे एक संबंध है बेटा कि यहां पर पाया जाता है सिलिया। सिलिया का मतलब होता है वही पक्षमाभ जो पढ़ाया जाएगा आपको कुछ अगले भाग में मानव के उतक वाले चैप्टर में। याद रखना, यहां पर पाया जाता है पक्षमाभ। तो कभी तुमसे एक बात सवाल पूछा जाए कि अंडाणु गति कैसे करता है, तो याद रखना अंडाणु अंडवाहिनी में, किसमें मेरे बच्चे? अंडवाहिनी में। किसकी सहायता से? सिलिया। सिलिया का मतलब क्या होता है? पक्षमाभ की सहायता से गति करता है। तो स्पर्म ठहरा जो फ्लैजिला की गति करता है और सहायता से यहां पर हो गया सिलिया। तो आप इस बात को याद रखना, जब आपसे कभी ना गति वाला चैप्टर आएगा ना जिसमें आप बोन ऑन पढ़ते हो, ठीक है, कि बोन को बना हुआ होता है, तो यहां पर वो पहुंचेगा। तो सिलिया जो होती है वो पक्षमाभ की सहायता से गति करता है, सहायता से गति करता है। पहली बात समझ में आ गई, सिलिया से गति करता हुआ। अब सिलिया क्या चीज है जी? आप लोगों को पढ़ा है, हाँ, दोनों तरफ से होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है, पर हर महीने एक ही अंडाशय एक ओवम बनाता है। दोनों में दोनों तरफ नहीं बनता, हर महीने एक बनता है, तो एक तरफ अभी है। और जैसे कभी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि यार हमारे पास वो जैसे नहीं होते सिंगर इंगर लोग दौड़ते दौड़ते कूद जाते हैं अपने फैंस के ऊपर में, फिर फैंस का हाथ आगे बढ़ता जाता है और वो लोग भी आगे बढ़ता जाते हैं, है ना? तो आगे जब बढ़ता जाता है तो इनके पास सिलिया पक्षमाभ होता है और उसकी सहायता से बढ़ता है। पहला जरूरी सवाल कि अपने आप गति नहीं करता, पक्षमाभ अंडाणु अंडवाहिनी में सिलिया में गति करता है। ये पढ़ा, श्वसन में भी होता है, वहां पर भी जो हम सांस लेते हैं उसमें अगर डस्ट पार्टिकल है तो सिलिया उसकी गति करवाता है, ये पक्की बात है। हाँ जी भाई, बढ़िया। अब दूसरा सवाल कि एम्पुला में ही निषेचन कहता है, और जैसे कि एक बच्चा पूछ रहा है कि स्पर्म को कैसे पता चलता है कि यहीं पर निषेचन होना है, तो यहां पर मसला यह है बॉस कि जब स्पर्म यहां पर रिलीज किया जाता है, ध्यान सुनना, जब ये स्पर्म यहां योनि में रिलीज किया जाता है तो स्पर्म का काम है भागना। अब जब स्पर्म भागता है, अब ये स्पर्म का भागना बहुत मोटिवेशन वाला है, ध्यान से सुनना, कल क्लास नहीं है तो बहुत मोटिवेशन वाला है। जस्ट मान लो कि इस तरफ में बना हुआ है अंडाणु, स्पर्म भागना शुरू करता है, जबकि पता है वो 20 करोड़ स्पर्म को कि यहां पर पीएच ज्यादा है, लाखों यहां पर मर जाते हैं। फिर कुछ लोग इधर भागते हैं और कुछ लोग इधर भागते हैं, उनका काम है भागना, इसीलिए तो 20 करोड़ चाहिए। अगर उससे कम संख्या हो जाती है, 1 मिलियन से बोलते हैं, तो वो ऑलिगोस्पर्मिया का काउंट आता है कि स्पर्म कम हो गया और यहां से आगे उधर चले गए, रास्ता भटक गए, मर गए, वो वहां जाके मरना ही है उनको। अब यहां से जो स्पर्म इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा और एम्पुला तक पहुंच जाएगा, यहां तक उसका निषेचन होगा। तो तुम्हारा पहला सवाल ये कि स्पर्म को कैसे पता चलता है कि एम्पुला, तो नहीं पता चलता भैया, स्पर्म को दोनों तरफ भागता है वो, स्पर्म दोनों तरफ, नो दिमाग, इसके पास कोई दिमाग नहीं, स्पर्म दोनों तरफ भागेगा। इधर तो ओवा है नहीं तो बेचारे जाके मरेंगे ही, यहां पे इधर आते हैं तो यहां पे मिल जाता है।
एक और सवाल कि एम्पुला ही क्यों? नहीं भाई, अंडाणु एक ही तरफ होता है, एक महीना इस तरफ बनता है, एक महीना इस तरफ बनता है, फिर एक महीना इस तरफ, फिर एक महीना इस तरफ, महीने महीने का अल्टरनेटन चलता रहता है। दूसरा सवाल, अब एम्पुला ही क्यों? नहीं बेटा, ग्रीवा के बाहर इधर नहीं जा सकता, ये यहां पे छोड़ा जाता है, ग्रीवा नाल से एक बार प्रवेश किया, अच्छा बाहर जाएगा तो मरेगा। अच्छा, जैसे यहां पर स्पर्म रिलीज होता है ना, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे ये गर्भाशय अपने आप को खींचता है, बार बार सक करता है, तो यहां पर जितना भी वीर्य पड़ा हुआ होता है ना, वो खींच के ऊपर चला जाता है, ये खींचता है इसको अंदर की तरफ में। तो जैसे मान लो अगर संभोग के दौरान यहां पर वीर्य रिलीज कर दिया गया ना, सीमेन, तो ये इसको खींचेगा, तो ये जब खींचता है तो इसके अंदर आ जाता है, फिर यहां से भागना शुरू करते हैं ये लोग। तो इधर गया वो मर गया, इधर जो है वो अभी जिंदा है। दूसरा फिर सवाल आता है कि यार एम्पुला ही क्यों? तो इसके पीछे ये सवाल है कि एम्पुला के पास खुद तो गतिशील करने के लिए कोई अंग है नहीं। स्पर्म के पास तो खुद का फ्लैजला था, ऐसे करते करते बड़ी तेजी से घूम गया, और वो भी स्पर्म छोटा सा है। अंडाणु मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। अब उतनी बड़ी कोशिका को यहां से यहां तक पहुंचने में एक दिन लगता है, यहां से यहां तक पहुंचने में दूसरा दिन, और मैक्सिमम पहुंचा दूसरे से तीसरे दिन यहां तक। और अगर स्पर्म 3 दिन में नहीं पहुंचा तो ये यहीं पे मर जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर तुमको मेरे से मिलना है तो घर के द्वार तक मैं निकल सकता हूं या निकल सकती हूं, वहां पे मिल सकते हो तो मिलो। फिर कहेंगे उसके बाहर क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि इसके बाहर में जाते ही नहीं हूं। पॉइंट समझ आया? वही कहानी है कि एम्पुला ही क्यों? क्योंकि बॉस ये यहां से निकला तो एक दिन लगा इसको, बड़ा धीमी धीमी गति है, धीमी धीमी गति है। दूसरा पॉइंट है ये वाला भाग, 2 दिन में यहां पर पहुंचा, और इसका जीवन 2 से 3 दिन है, तो तीसरा दिन मैक्सिमम यहां पर पहुंचता है। तो कभी आपसे पूछा जाएगा भैया कि 2 एम्पुला में ही क्यों होता है, तो बताना कि एम्पुला वाली जगह पर ही निषेचन इसलिए होता है क्योंकि एम्पुला तक ही स्पर्म पहुंच पाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो एम्पुला शिक्षक की सहायता से गति करता है, और इसमें आप ये लाइन लिखना, तुम्बिका में गति के पीछे, तुम्बिका में ही निषेचन क्यों होता है, ये दूसरा पॉइंट है, में ही निषेचन क्यों होता है। तो ये स्पर्म की गलती नहीं है, ये बाकियों की गलती नहीं है, निषेचन क्यों होता है। तो ये सवाल आता है कि अंडाणु का जीवन काल, अंडाणु का जो जीवन काल होता है ना बंधु, ये जीवन काल होता है 2 से 3 दिन का, 2 से 3 दिन का। अतः वह गतिशील होता हुआ, अतः वह अधिकतम तुम्बिका तक ही पहुंच पाता है, तुम्बिका तक पहुंच पाता है, और वो तुम्बिका में ही रह जाता है, 2 से 3 दिन तक वहीं पर पाया जाता है, और इसके आगे सिलिया है ही नहीं, उसके आगे सिलिया है ही नहीं। तो जब आगे सिलिया है ही नहीं तो मैक्सिमम यहां से यहां तक का भाग मान लो अगर तुम्बिका है तो इतने ही भाग में होगा निषेचन, और इसके बाहर नहीं हो सकता, इसके बाहर नहीं हो सकता। घर का गेट है वो वहीं तक बनता है, और इस तरीके से पॉइंट बनता है। कुछ चीजों को थोड़ा धैर्य के लिए जुड़वा बच्चे कब होते, चैप्टर के आखिरी तक पढ़ा दिया जाएगा यार, एक ही चीज क्यों जानना है। यहां पर निषेचन करवा रहा हूं, इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा रहा हूं, पहले इस पे फोकस करो। ये सवाल आता है, हाँ जी एम्पुला उसके घर का गेट है, यहीं तक जा सकेगा, यहां से यहां तक, उसके आगे उसको ले जाने वाला ही कोई नहीं है, सिलिया है ही नहीं उसके आगे, संकीर्ण पथ है उसके पास, तो उसके आगे वो जा ही नहीं सकता। तो 2 से 3 दिन वहीं पर जाकर इंतजार करता रहता है। एक तरफ बस बनने के पीछे रीजन, अंडाशय जो है दोनों तरफ बनाएगा, 2 अंडाशय आएंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। मनुष्य एक बच्चे पैदा करने वाला प्राणी है, 3, 4, 5, 6 बच्चे पैदा करने का नहीं, और हमारा गर्भाशय एक बच्चे के हिसाब से ही फिक्स होता है। तो ये एवोल्यूशनरी चेंज है कि एक ही अंडाशय बनता है। अगर गाय में भी एक ही बनता है जनरली, लेकिन अगर हार्मोन्स की सहायता से बढ़ा सकते हैं, पर ये एक ही बनने के पीछे हार्मोनल रीजन है, उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तुम्बिका तक पहुंचने से पहले भैया, उसके पहले क्या, ये तो कीप है, यहां से यहां तक वो पहुंच गया, वहां जाके 2 दिन जिंदा है, वो खत्म। ये अरे ये फिम्बरी के बाद कीप है, कीप से जस्ट वो पहुंचा, तुम्बिका आ गया, वो तुम्बिका तक ही पहुंचेगा। अब जस्ट लाइक एग्जांपल है कि एक कीप है, कीप में थोड़ी ना रुकता है वो तो यहां से निकला डायरेक्टली एम्पुला में पहुंच गया, 2-3 दिन वहीं जिंदा रहेगा।
एम्पुलर तक पहुंचना, 3 दिन वहीं जिंदा रहेगा, और 3 दिन अगर पहुंच गए तो ठीक है, सेम टाइम सेम जगह मिल गए तो बन गई पिसौड़ी, अदरवाइज कहानी खत्म। समझ गए बात को? इस तरीके से होता है। अच्छा, ये कीप वाला भाग यहां पर निषेचन क्यों नहीं हुआ जी? क्योंकि कीप में रुकता थोड़ी ना है स्पर्म, ये इधर आया डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच गया, अब ये 2-3 दिन यहीं रहेगा, बस ये 2-3 दिन वहीं रहेगा। कीप वो जगह थोड़ी जहां स्पर्म रुकता है, कीप का काम तो बस आगे भेज देना है, वो भेज दिया, तुरंत भेज दिया, वो तुरंत भेज दिया। 2-3 दिन यहां से यहां, 2 से 3 दिन, इतने से इतने में वो 3 दिन जिंदा रहेगा। यहां पे सिलिया है, यहां तक पहुंचना है और मर गए तो हो गई कहानी खत्म, पिसौड़ी पै गई। ये बात यहां पे याद रखना, पक्षमाभ और तुम्बिका की कहानी ये याद रखने का है, ये हमारे अंडवाहिनी की कहानी है, आपको इन बिंदुओं को ध्यान पे रखना है। क्लियर है बच्चे? बढ़िया। हाँ अच्छा, एक बात और याद रख लेना, तुम्बिका सबसे बड़ा होता है, ये भी इसके पीछे भी यही रीजन है, यह मतलब तुम्बिका सबसे बड़ा क्षेत्र, ये भी याद रख लेना कि जो तुम्बिका होता है सबसे बड़ा क्षेत्र, बाकी सब तो पतले होते हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र यही भाग होता है, यहीं पर पाए जाते हैं सबसे बड़े वाले भाग, तुम्बिका इसे अपन कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है गर्भाशय। अब गर्भाशय के बारे में क्या पढ़ना है बॉस? गर्भाशय के बारे में 3 बातें पढ़नी है कि हमने 3 परत पढ़ाई थी, एक ऐसा लाल 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 परत था, उसके पीछे मान लो एक पीला पीला परत था, और उसके नीचे मान लेते हैं एक सफेद परत था। 3 परत ऐसी बना लेना तो कहानी हमारी थोड़ी बहुत समझ में आती रहती है। आ जाओ, नाम लिखते हैं, इसका नाम है अंतः गर्भाशय। क्या बात बोली जाएगी अंतः गर्भाशय के बारे में? अंतः गर्भाशय के बारे में यह मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र के अनुसार, मासिक चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार बदलती रहती है, बनती है बिगड़ती है, बदलती रहती है, बनती है बिगड़ती है, टूटती है बिखरती है, बदलती रहती है। इससे यही टूटकर, इसे टूटकर ही रक्त स्त्राव होता है, जो ब्लीड निकलता है ना फीमेल का, वो रक्त स्त्राव इसी के कारण रक्त स्त्राव का कारण बनता है, टूटकर रक्त स्त्राव का कारण बनता है, कारण होता है। तो ये जो टूट कर निकलता है जब महीने के किसी समय पे, उस भाग को अपन एंडोमेट्रियम कहते हैं, और ये भाग टूट कर निकलता है। यही इसी में याद रखना, इसी में भ्रूण का गर्भधारण होता है, भ्रूण का गर्भ धारण होता है, तो बच्चा भी इसी परत से जुड़ता है, गर्भ धारण होता है। तो अगर बच्चे को बनना है तो ये रहना जरूरी है, गर्भ धारण होता है। तो 2 काम है इसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीड निकलती है, रक्त निकलता है, श्लेष्मा निकलता है, वो भी अंतः गर्भाशय की वजह से निकलता है। ठीक है, ठीक है, उसका निकलता नहीं बेटा, सभी एनिमल्स का अलग अलग होगा ना, हमारा 2 से 3 दिन का होता है। गर्भाशय जो है ये पहली बात है, और यहीं से भ्रूण जुड़ता है, तो अगर बच्चा बन रहा है तो इसी के टाइम पे ये चीज बनती है और अंतः गर्भाशय होता है। ठीक है भाई। दूसरे नंबर का नाम होता है पेशी गर्भाशय। सबको समझ में आ गई बात? पेशी गर्भाशय पे आते हैं। अब अगर पेशी गर्भाशय पे पहुंचते हैं तो इसका नाम है मायोमेट्रियम। आप लोगों ने कभी पढ़ा हो शायद कि पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, एक हृदयक पेशी होती है, एक कंकाली पेशी होती है, और एक होती है चिकनी पेशी। तो ये चिकनी पेशी है, चिकनी पेशी पाई जाती है, चिकनी पेशी होगी, चिकनी पेशी उपस्थित है। अब ये चिकनी पेशी उपस्थित है तो करती क्या है जी? यह गर्भाशय के संकुचन और शिथिलन में आवश्यक है, कि संकुचन एवं शिथिलन। संकुचन एवं शिथिलन का क्या मतलब है जी? शिथिलन में आवश्यक है। जैसे अंदर बच्चा बना हुआ है, अब बच्चे को बाहर निकालना है, ठीक है, तो यही भाग अंदर सिकुड़ने लग जाता है, और जब सिकुड़ने लग जाता है तो बच्चा बाहर निकलता है। पहला रीजन यही है।
तो ये पॉइंट याद रखना, यहां पर ये लाइन याद रखना कि पेशी गर्भाशय जो होता है वो चिकनी पेशी उपस्थित है और ये गर्भाशय के संकुचन और शिथिलन में आवश्यक है। ये होगा आपका पेशी गर्भाशय। आप याद रखना प्रसव में बहुत आवश्यक है। प्रसव यानी पार्चुरेशन, बच्चे का बाहर निकलना में आवश्यक है, प्रसव में बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इसके लिए प्रसव के लिए जरूरी है, ये बच्चा बाहर निकालने के लिए जरूरी है, ये बच्चे को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए जरूरी है। और ये ठहरी हमारी तीसरी परत, और तीसरी परत का नाम है भैया परिगर्भाशय। इसके बारे में कुछ पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, ये याद रखना उपकला से बनी हुई यह सुरक्षात्मक आवरण है, यह सुरक्षात्मक आवरण है, ये सुरक्षा देने का काम करता है, आवरण है। ये कहानी हमारी गर्भाशय की हो गई। ठीक है भाई। ऑलमंड शेप का होता है, नाशपाती का उल्टा आकार होता है, ये सब सवाल कभी नहीं आएगा। एनसीईआरटी हाईलाइट करवा दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। उसको अपन एनसीईआरटी में हाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हाँ यही है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो यहाँ पर संकुचन करवाता है, वही है। हाँ वैसोप्रेसिन नहीं आता, ऑक्सीटोसिन आता है बंधु, है ना, ऑक्सीटोसिन आता है यहाँ पर। तो इसके हिसाब से हाँ ये रिलैक्सिन हार्मोन भी इसी से, नहीं रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ से नहीं आता, रिलैक्सिन अंडाशय से आता है। वो सब फिर अपन पढ़ाएंगे। जो चीज चल रही है उसको सुनो ना यार, अभी सिर्फ सुन लो। ये प्रसव, अभी सिर्फ संरचना पे ध्यान देते हैं ना, फिर कंफ्यूजन होने लग जाएगा। बहुत कुछ बताना पड़ता है, वो आसान चीजें थोड़ी है। ठीक है बॉस। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। आया तो सुक्रू एम्पुला से जाएगा, अंडाणु ना आया तो शुक्र, हाँ वहां तक मर जाता है जाके, और क्या, कल क्लास नहीं होगी। हाँ जी, तो बस ये कहानी हमारे पास एक संख्या में होता है। वो नाशपाती वाली बात ना, वैसा कुछ बड़ा नहीं है कि वो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, वो सब तो फिर अपन एनसीईआरटी हाईलाइट में ऐसा गोला मार देंगे तो 2 मिनट में समझ में। तो मुख्य चीजों को जिसको अपन को समझना है वो लिखना है। ये एक बच्चा परेशान है, प्रेगनेंसी हो सकती नहीं हो सकती, काहे परेशान हो अभी इसमें, वो जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ना कि क्यों नहीं हो सकती। अभी कह दूंगा नहीं हो सकती, जाओ कर लो जो करना है। तो कुछ समझ आया क्या? नहीं आया, रुको थोड़ा धैर्य रखो, जब चीज पढ़ाएंगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि वो क्यों कब कहां पर कैसे होता है। चलो बस आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अब चौथे नंबर की संरचना आती है। चौथे नंबर के बाद हमारे पास 2 संरचनाएं हैं, एक ग्रीवा और ग्रीवा नाल। तो आप याद रखना बेटा ग्रीवा के बारे में क्या करना है। ग्रीवा जिसे अपन कहते हैं सर्विक्स। अब ये क्या चीज है भाई? यह गर्भाशय का द्वार है, गर्भाशय के द्वार पर है, कुछ काम होगा इसका, द्वार है, और गर्भाशय का द्वार है जो ग्रीवा नाल में खुलता है, जो ग्रीवा नाल में खुलता है, जो ग्रीवा नाल में खुलता है, गर्भाशय का द्वार है, खुलता है। यहां काम क्या है बॉस? तो ग्रीवा में याद रखना, ग्रीवा नाल समझ ही गए होंगे, और ग्रीवा नाल से, और फिर ग्रीवा नाल से कहां जाता है बॉस? और ग्रीवा नाल योनि में जाता है, योनि में पहुंचता है, योनि में खुलता है। इनका एक ही काम है, आपको पता है? अगर आप इसका कार्य बताएं कि ये लोग कार्य कैसे करते हैं तो आप याद रखना, जस्ट लाइक ये हमारे पास गर्भाशय है, ठीक है, ये डायग्राम हमने बना लिया, ये भाग हमारा बनके तैयार है, और यहां से फिर नीचे ऐसा, यहां से हमने योनि बना दिया, ठीक है, ये भाग यहां पर बन गया होगा मान लो। तो ये वाला भाग अगर ग्रीवा है, ये वाला भाग अगर ग्रीवा नाल है, तो इसमें एक खास चीज होती है, बस उतना याद रखना, इनके पास ना एक विशेष प्रकार का म्यूकस पाया जाता है, इसे अपन कहते हैं म्यूकस, जिसे कहते हैं ग्रीवा कैप, ग्रीवा का म्यूकस, श्लेष्मा। ग्रीवा का श्लेष्मा क्या करता है? यह गर्भाशय को एवं योनि के वातावरण को अलग रखता है, वातावरण को अलग रखता है। अब अलग रखने की जरूरत क्यों है? आप इसको याद रखना, बीच का काम है, वो टोपी है, वहां पर उसे अलग रखा हुआ है। अब सवाल आता है कि यार हम सब बताएंगे ना यार, कौन कहां पे होता है, जुड़वा कब होता है, वो सब पढ़ाएंगे, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी सुनते तो रहो। अलग क्यों रखना आपको पता है? इसके बाद ये जो योनि वाला भाग होता है, यहां कम से कम माना जाता है लाखों बैक्टीरिया होते हैं, लाखों बैक्टीरिया, समझ गए बात को? लाखों बैक्टीरिया होते हैं।
अब जब लाखों बैक्टीरिया हमारे पास में होते हैं तो ग्रीवा नाल जिस जगह पे जाकर ग्रीवा से ग्रीवा नाल पे आगे खत्म होगा, ये बात याद रखना, ग्रीवा नाल ये जो भाग है हमारे पास में, ये इसके पास श्लेष्मा भरी हुई है। अब ये जो भाग आपके पास में ग्रीवा नाल है, इसमें पूरा श्लेष्मा भरी हुई होती है, ताकि इधर का बैक्टीरिया उधर ना जाके, इधर का पीएच थोड़ा सा अम्लीय होता है, इधर का पीएच थोड़ा सा क्षारीय होता है, तो अम्लीय पीएच और क्षारीय पीएच ना मैच कर जाए, अंदर का बच्चे का बाहर से इंफेक्शन ना हो जाए। अब 9 महीने बच्चा यहां पर बनता है, योनि में बैक्टीरिया है बहुत सारे, तो जब ये बैक्टीरिया बहुत सारे हैं तो वो उसे नुकसान ना पहुंचाते, तो इन सब की भी बहुत रक्षा करनी पड़ती है, बहुत रक्षा करनी पड़ती है। तो आप याद रखना, ग्रीवा का जो श्लेष्मा है वो उन दोनों को अलग अलग रखता है कि भाई इधर से वहां मत जाओ, वहां से इधर मत जाओ, और दोनों अपने अपने वहां पे कंप्लीट करो, वहां पर चीजें होती हैं। इसे हम ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा का टोपी होता है ये वाली बात, ठीक है, ग्रीवा का टोपी होता है। इस तरीके से ये पॉइंट बनता है। अब सबसे आखिरी में हमारे पास आता है, उसको पढ़ लेते हैं तो आज की कहानी हमारी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं बच्चा बाह्य जननांग। तो बाह्य जननांग के विषय में आपको कितनी बातें होनी चाहिए? बाह्य जननांग सबसे पहले डायग्राम बता देते हैं। तो यार देखो, बाह्य जननांग का सबसे बाहरी वाला जो इलाका है जहां पर हेयर्स पाए जाएंगे और इन क्षेत्रों में वसा की बहुत तेज मोटी परत पाई जाती है, ये वसा की परत है, ठीक है, याद रखना, यहां पर वसा पाई जाएगी। ये प्यूबिस हेयर हैं, जननांग के हेयर हैं, जननांग के बाल हैं, ये बात याद रखना। और ये दोनों संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं बेटा एक जगह पे, जिसका नाम है जघन शैल। पहला संरचना क्या है? जघन शैल कहते हैं इसको, और जघन शैल का हिंदी का नाम होता है, इसे अपन कहते हैं मोन्स प्यूबिस। वसा जमी हुई रहती है, पफी रहता है, फूला हुआ संरचना है, यहां पर वसा का जमाव होगा, इसे हम कहते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, होता है फीमेल्स में, और क्या। इसके अलावा जस्ट जघन सेल के नीचे की तरफ में पोर्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला पोर्शन जो है, एक बड़ा सा पोर्शन ये मान लेते हैं ऐसा बना हुआ रहता है। ये बाहर की तरफ का एक बड़ा फोल्ड है, जो बाहर की तरफ में जब योनि का टीएस सेक्शन से कट करके देखेंगे तो बाहर की तरफ में एक फोल्ड दिखाई देगा, जिसका नाम होता है लैबिया मेजोरा। इसे हिंदी में कहते हैं, ये भाग होता है बेटा वृहद भगोष्ठ। वृहद भगोष्ठ का मतलब होता है लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा के बारे में याद रखना, यह योनि को ढकता है, यह योनि को ढकता है, ये आवरण है। जब योनि को ढकता है, योनि को ढकता है, ये आवरण की तरह है, योनि को ढकता रहता है, ठीक है भाई। इसके अंदर एक और ऐसा ओष्ठ टाइप का, मतलब ओंठ के जैसी संरचना अंदर की तरफ एक और पाई जाएगी, और इसके अंदर की तरफ का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं लघु भगोष्ठ। और हम जिसे लघु भगोष्ठ कहते हैं उसका हिंदी नाम है लैबिया माइनोरा। ये भी ऊंट की जैसी संरचना है जो अंदर थोड़ा सा उसके अंदर खुलती है। ये पहला जघन शैल है, दूसरा वृहद भगोष्ठ, तीसरा लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ के जस्ट ऊपर, लघु भगोष्ठ के जस्ट ऊपर इन क्षेत्रों पे एक विशेष गांठनुमी संरचना, मतलब इसे संरचना पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इसका इंग्लिश नाम है, क्लाइटोरिस, और हिंदी में कहते हैं इसको भगशेफ। भगशेफ कहा यह जाता है इज अ मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन। याद रखना, इज अ मोस्ट सेक्सुअल सेंसिटिव ऑर्गन। सेक्सुअल सेंसिटिव ऑर्गन है, मतलब जैसे मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, यहां पर सेंसिटिव होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव ये होता है यहां पर। इसके बाद इन जगहों पर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, एक छिद्र ऊपर की तरफ में और एक छिद्र नीचे की तरफ में, दो छिद्र होते हैं। ऊपर की तरफ वाला भाग जो है, जिसे हम कहते हैं कि ये मूत्र मार्ग है, ठीक है, मूत्र मार्ग है। निचला हिस्सा जो अपन मानते हैं उसे हम कहते हैं योनि द्वार। हम इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे?
योनि द्वार कहते हैं। और 2 पोर्शन कुछ इस तरीके से यहां पर कंप्लीट होते हैं। इनमें से बहुत सारी समजातता पूछी जाती है। समजातता का मतलब मेल में जो है वो फीमेल में भी है क्या, फीमेल की जैसी संरचनाएं कौन सी हैं, और उनके ऊपर भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिसके ऊपर हमें बनाएंगे। ठीक है, चीजों के ऊपर में हमें बात करेंगे और उनके ऊपर अपन डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, तो बॉस ये मूत्र मार्ग और योनि द्वार, इसे हम कहते हैं कि मूत्र मार्ग मतलब यूरेथ्रा है ना, मतलब ओरिफिस है, मूत्र मार्ग है, और ये वाला भाग जो है योनि द्वार है। बस इतनी संरचनाएं हमें ध्यान से पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं बेटा पहले के समय में शिवांगी वो लिखा रहता था एम्पुला स्तमस का जंक्शन, पर अब एनसीईआरटी का लाइन जो होता है वो एग्जैक्ट वही लाइन है कि वो एम्पुला में ही होता है। ठीक है, तो बॉस ये जन्नांग हो गए। जन्नांग में जो है जन्नांग के बाल होते हैं, प्यूबिस हेयर पाए जाते हैं। क्लाइटोरिस भग शेप है, बृहद भगोष्ठ है, योनि को ढकता है, लघु प्रकोष्ठ है, योनि द्वार है, मूत्र मार्ग है, क्लाइटोरिस होती है। इतनी संरचनाएं आपको याद रखनी है। 2 बातें बस यहां पर फटाफट समझ लो तो मजा आ जाएगा कि बॉस हमारे पास में एक है लैबिया मेजोरा, जो नर के वृषण कोष के समजात है। वृषण कोष भी वैसे ही आवरण बनाता है, वृषण कोष के समजात है। पहला जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समजातता पूछी जाती है, दोनों का काम एक जैसा ही है, समजात है। और तीसरी बात आती है हमारे पास क्लिटोरिस, और क्लिटोरिस जो है जिसे हम भग शेफ कहते हैं, भग शेफ को कहा जाता है यह नर के ग्लैंस पेनिस यानी शिश्नमुंड, शिश्नमुंड मतलब दोनों एकदम बराबर सेंसिटिव होते हैं, शिश्नमुंड के समजात है, क्योंकि दोनों सेंसिटिव होते हैं। समजात है, दोनों सेंसिटिव है, दोनों सेंसिटिव ऑर्गन है। बस इन दोनों चीजों को आप लोगों से पूछा जाता है, इन तीनों चीजों को आप लोगों को समझना है। लैबिया मेजोरा मतलब बृहद भगोष्ठ, क्या नाम है बेटा इसका, बृहद भगोष्ठ, और ये वाला भाग होता है क्लिटोरिस यानी भग शेफ। ये जो लोग मेरे को बस करिए सर बोलते हो ना, मेरे को ना बहुत इरिटेशन है। इस तरीके के बाद में आप लोगों को ये पॉइंट पढ़ना है, इतनी चीजें ध्यान पे रखनी है। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को आगे चीजों के बारे में हम बताते हैं फिर बात को। ठीक है।